जय हिंद दोस्तों। एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद विजय में। हिंदी व्याकरण की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे उपसर्ग के बारे में और इसके बाद वीडियो आपको मिलेगी प्रत्यय की। तो देखते हैं क्या होता है ये उपसर्ग। उपसर्ग की परिभाषा लिखी हुई है यहाँ पर, नोट्स में आप पढ़ सकते हैं। देखो कि वह शब्दांश या अव्यय जो किसी शब्द के पहले लगकर वह शब्दांश या अव्यय, देखो शब्दांश भी कह सकते हैं या फिर अव्यय भी कह सकते हैं। शब्दांश पहले ये समझ लेते हैं कि शब्दांश होता क्या है। देखो इसको समझने के लिए ये समझो कि अगर कोई भी शब्द है उसका अंश, शब्दांश शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। शब्द और अंश, शब्द और अंश दो शब्दों से मिलकर बना है, तो शब्द का जो अंश यानी कि भाग जो होता है उसी को कहते हैं शब्दांश। इसी तरीके से अव्यय भी होते हैं। अव्यय शब्द वो होते हैं जो अविकारी शब्द होते हैं, जिन पर लिंग वचन कारक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, उन्हें हम कहते हैं अव्ययी शब्द। ये आगे टॉपिक आता है, उसमें फिर आपको समझाऊंगा क्या होते हैं ये अव्यय। अभी के लिए सिर्फ ये समझ लो कि वह शब्दांश या अव्यय जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके मूल अर्थ यानी कि जो शब्द का जो मुख्य अर्थ था, जो उसका मूल अर्थ था, उसमें परिवर्तन करते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं उपसर्ग। जो ये शब्दांश हैं या फिर जो ये अव्यय हैं जो मूल शब्द के आगे लग के उस मूल शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उन्हीं को कहा जाता है उपसर्ग। और उसमें कुछ विशेष परिवर्तन ला देते हैं, ठीक है। तो इन्हीं को हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि देखो कर्म, कर्म यानी कि कार्य को करना। कर्म एक शब्द है, इसके आगे से मैं लगा दूं अ उपसर्ग लगा दूं। उपसर्ग शब्द के आगे लगता है और अर्थ में परिवर्तित करें तो उपसर्ग कहते हैं। तो अ लगा दिया तो ये हो गया अकर्म। तो इस तरीके से इसके अर्थ में परिवर्तन आया तो ये कहलाएगा उपसर्ग। इसमें क्या उपसर्ग है? अ। इसी तरीके से सत्य, सत्य के आगे से अ लगा दें तो ये हो जाएगा असत्य। इस तरीके से बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, ठीक है। आगे आगे चलते हैं, फिर आपको बताते हुए चलूंगा। देखो देखो उपसर्ग के बारे में कुछ विशेष विशेष बातें हमें यहाँ पे समझनी है, जो कि ये प्रश्न आ जाते हैं पेपर में, अमूमन पूछ लिए जाते हैं। देखो उपसर्ग, संस्कृत भाषा के 22 उपसर्ग होते हैं। प्रश्न आ सकता है कि संस्कृत भाषा में कितने उपसर्ग होते हैं, तो संस्कृत भाषा में 22 उपसर्ग होते हैं और हिंदी में 13 और उर्दू के 19 उपसर्ग हमें पढ़ने होते हैं। यानी कि उर्दू में 19 उपसर्ग होते हैं। 19 के 19 उपसर्गों से प्रश्न नहीं पूछा जाता है। 12-13 उपसर्ग ही हैं जिनसे कि प्रश्न पूछा जाता है। मगर अगर प्रश्न ये आए कि उर्दू में कितने उपसर्ग होते हैं, तो उसके लिए उत्तर 19 ही रहेगा। देखो प्राय उपसर्ग विधि से बने हुए शब्द का अर्थ उपसर्ग के भावार्थ या मूल अर्थ के आसपास ही होता है। जैसे कि मतलब कि जो मूल अर्थ है, मूल शब्द है, उसका जो अर्थ है उसके आसपास ही होगा उसका अर्थ। देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक शब्द है अर्थ, एक शब्द है सत्य। इसका मूल अर्थ क्या है? सच बोलना, वही है ना सत्य, यानी कि सच। और इसके आगे से हम अगर लगा दें एक उपसर्ग अ, तो अ लगाने के बाद ये बन गया असत्य, जिसमें कि अ का अर्थ है नहीं। अ से तात्पर्य होता है नहीं और सत्य मतलब सच। तो असत्य मतलब जो सच नहीं है। तो देखो जो मूल शब्द था उसी के आसपास आपको इसका अर्थ नजर आ रहा होगा, तो इसी को कहते हैं। तो यही मैंने परिभाषा में बताया ना कि प्राय, प्राय का मतलब यह होता है कि अमूमन। ऐसा नहीं है प्राय का मतलब कि हमेशा ऐसा ही होता है, बिल्कुल नहीं। प्राय मतलब कि अमूमन ऐसा ही होता है कि उपसर्ग विधि से बनने वाले नए शब्द का अर्थ उपसर्ग के भावार्थ तथा मूल शब्द के अर्थ के आसपास ही होता है, ठीक है। इसके आगे देखो, जैसे कि एक उदाहरण और समझ लेते हैं, यहाँ पे लिखा ही हुआ है तो समझा देता हूं। देखो कीर्ति, कीर्ति मतलब होता है नाम, यश। किसी का यश हो, नाम हो, तो उसी को कहा जाता है कीर्ति। जैसे कि कहते हैं कि महाराणा प्रताप की कीर्ति और यश इतना फैला हुआ था चहुं ओर, तो वही वाली बात है, ठीक है। कीर्ति, अगर आपका नाम फैला हुआ है तो उसी को कहा जाता है कीर्ति। तो अपकीर्ति क्या हो जाएगा? अप का अर्थ हो जाता है बुरा या फिर लघुता, छोटा, ऐसा वाला अर्थ आता है इसका। तो अपकीर्ति मतलब हो जाएगा बदनामी। अपकीर्ति मतलब बदनामी। देखो नाम के आसपास ही है ना अर्थ इसका। देखो नाम मुख्य शब्द का अर्थ था और बुरा यानी कि बुरा नाम यानी कि बदनामी, ठीक है। तो इसके आसपास ही इनका अर्थ आ रहा है। तो उपसर्ग से जो बनने वाले शब्द होते हैं उनके अर्थ इनके आसपास ही मिलते हुए नजर आएंगे आपको। देखो उपसर्ग के प्रयोग से 3 प्रकार के शब्द बनाए जा सकते हैं और बनते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो एक तो हम उपसर्ग लगाएं तो क्या बन जाएगा? विलोम शब्द बन सकता है। उपसर्ग लगाने से विलोम शब्द बन सकते हैं।
उपसर्ग लगाने से पर्यायवाची शब्द बन सकते हैं, या फिर कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो उपसर्ग लगाने से नई विशेषता वाले बन जाते हैं। वो नई विशेषता वाले शब्द बन जाते हैं। कैसे कैसे इनको अब भी आप भी ये कहोगे कि ऐसे सिर्फ मत बताओ, इन्हें उदाहरण के साथ हमें समझाओ, तभी तो हम समझेंगे ना, वरना कैसे समझ में आएगा। तो देखो बिल्कुल मैं उदाहरण के साथ आपको समझाता हूँ कि कैसे विलोम शब्द बनते हैं, हम उपसर्ग लगा के कैसे विलोम शब्द बनाते हैं, कैसे पर्यायवाची और कैसे नए विशेषता वाले शब्द बनते हैं, इसको आपको समझाता हूं मैं भली भांति। देखो उपसर्ग के प्रयोग से विलोम शब्द बनाए जाते हैं, यहीं पे जो लिखा हुआ है बिल्कुल। तो ये अभी यहाँ पर तो मैं बहुत सारे वाक्य ऐसा है ना कि मैं नोट्स में केवल देखता हूँ, मगर मैं बोल वाक्य अपने मन से देखता हूँ। मगर आपको क्या करना है, ये नोट्स जो मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाता हूँ, तो वहां से आपने ये पूरे पूरे नोट्स पढ़ने हैं, एक बार नहीं बार बार पढ़ने हैं। और ये वीडियो अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रही है तो बार बार देखो। कई बार ये होता है कि आपको अगर नोट से नहीं पढ़ना तो आप वीडियो को ही 2-3 बार देख लो, आपको उतने में ये चीजें याद आ जाएंगी। और उपसर्ग प्रत्यय तो ऐसे टॉपिक हैं कि यहाँ से प्रश्न गलत होना ही नहीं चाहिए। अगर यहाँ से आपका प्रश्न गलत हो रहा है तो समझ लो आपने अपनी पतंग खुद ही काट ली। ठीक है, समझ पा रहे हो? देखो विलोम शब्द कैसे बनते हैं उपसर्ग के प्रयोग से। देखो उपसर्ग के प्रयोग से विलोम शब्द बनाए जाते हैं। तो जैसे कि गमन, गमन मतलब होता है जाना, कहीं को जाना, उसका मतलब होता है गमन। और आगमन मतलब हो जाता, आ हमने इसमें उपसर्ग लगा दिया है आ, तो ये बन जाएगा आगमन। ठीक है, आगमन। तो आगमन मतलब कि आना। ठीक है, इसी तरीके से मान, देखो मान एक मूल शब्द है, इसमें लगा दिया अप मतलब अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था बुरा, और मान का मतलब होता है मान सम्मान वाला ही है। ठीक है, किसी का नाम हो। और अपमान मतलब कि क्या हो, बुरा, सम्मान बुरा वाला हो जाए, यानी कि यह अपमान अपमान कहलाया जाएगा। अगर नकारात्मक सेंस में होगा तो अपमान हो जाएगा। ठीक है ना, मान और अपमान ये एक दूसरे के विलोम शब्द बन गए उपसर्ग के प्रयोग से। इसी तरीके से पर्यायवाची भी बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं पर्यायवाची, इस बात को समझते हैं, भली भांति समझ जाओगे, बस ध्यान पूरा इधर केंद्रित रखना है और लास्ट तक वीडियो देखनी है, बीच में स्किप मत करना, वरना फिर ये उपसर्ग प्रत्यय आपको समझ में नहीं आ पाएंगे। आप पूरे ध्यान से पूरी वीडियो को देखो और आपको बहुत मजा आने वाला है, बस ध्यान से देखते जाओ। देखो पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, ये पर्यायवाची शब्द, इनके बारे में चर्चा करते हैं। देखो पर्यायवाची शब्द मतलब कि उपसर्ग के प्रयोग से कैसे पर्यायवाची शब्द बनाए जाते हैं। देखो उपसर्ग के प्रयोग से प्रायः उपसर्ग के प्रयोग से पर्यायवाची शब्द भी बनाए जाते हैं। जैसे कि भ्रमण, भ्रमण मतलब कहीं को जाना, वही है भ्रमण या घूमना। ठीक है ना, और परिभ्रमण मतलब भी घूमना ही होता है, तो ये इसका पर्यायवाची शब्द हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से रोध, रोध मतलब किसी को रोकना, और निरोध मतलब भी रोकना ही होता है, तो ये इसके पर्यायवाची बन गए हैं। इसी तरीके से एक और मैंने देखो आपको 3 तरीके के शब्द बताए थे। मैंने कहा कि उपसर्ग के प्रयोग से 3 प्रकार के शब्द बनते हैं, एक है विलोम, दूसरे है पर्यायवाची और तीसरे हैं नई विशेषता वाले शब्द। कैसे होते हैं ये नई विशेषता वाले शब्द, इनके बारे में चर्चा करते हैं। देखो अभी आपको क्लियर हो जाने वाला है नई विशेषता वाले शब्द। देखो उपसर्ग से बनने वाले शब्द कभी नई विशेषता लिए हुए होते हैं। तो कैसे होते हैं ये नई विशेषता लिए वाले शब्द, देखते हैं इनके बारे में। देखो जैसे कि एक शब्द है शासन, शासन यानी कि समझ पा रहे हो आप इसका अर्थ क्या होता है शासन। जैसे कि केंद्र की हमारी सरकार है, राज्य सरकारें हैं, वो शासन चला रही हैं, तो उसे कहते हैं शासन। और इसी में हमने शब्द जोड़ दिया है अनु। अनु एक शब्दांश है, फिर से रिपीट करूंगा, शब्दांश या अव्यय क्या पढ़ा था उपसर्ग की परिभाषा में कि शब्दांश या अव्यय मूल शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, तो उसी को हम उपसर्ग कहते हैं। तो ये मूल शब्द के आगे लगे हैं, शब्दांश या अव्यय हैं, तो अर्थ को परिवर्तन किया है। देखो शासन है, शासन में अनु लगा तो ये हो गया अनुशासन। क्या दोनों के अर्थ में अंतर है, या दोनों विलोम है या पर्यायवाची हैं? विलोम तो देखो कहीं से कहीं तक नहीं है, आपको नहीं लग रहा होगा विलोम तो नहीं है। पर्यायवाची हैं क्या ये? देखो पर्यायवाची भी नहीं है, दोनों के अर्थ में अंतर है, दोनों दोनों अलग विशेषता लिए हुए हैं। मतलब कि अलग विशेषता लिए हुए शब्द हम इसको कहेंगे कि ये जो अनुशासन है इसमें नई विशेषता है। कैसे है नई विशेषता? देखो शासन, 2 शब्द थे, एक है शासन, उसके बाद बना अनुशासन। शासन शब्द का अर्थ है कि शासन हमारे पर कोई चलाता है, हम ऐसा नहीं है कि देखो केंद्र की सरकारें हम पर शासन कर रही हैं। ठीक है, और अनुशासन क्या होता है कि वो खुद से किया जाता है। अनुशासन जैसे कि आप कहते हो कि मैं रोज सुबह 5 बजे उठूंगा और उठते भी हो, ये है अनुशासन।
या फिर आप माता पिता का कहना मानते हो, ये सारी जो बातें हैं ये होती हैं अनुशासन, ठीक है। और शासन हमारे ऊपर कोई करता है। इसी तरीके से कार, कार एक मूल शब्द है, कार का मतलब होता है करने वाला, ठीक है। कार मतलब करने वाला, ये वो वाली कार नहीं है कि कार में घूमने जा रहे हो, ये वो वाली कार नहीं है। ये कार का मतलब है हिंदी में, ये कार मतलब करने वाला। इसमें अधि उपसर्ग लग गया है तो अधि धनकार ये बन जाता है अधिकार। अधिकार का अर्थ मतलब कि ये मेरा अधिकार है, वही वाली बात, ठीक है ना, कि आपको कि ये तो मेरा अधिकार है, ये तो मुझे मिलना ही चाहिए। जैसे स्त्री अधिकारों पर बहुत सारे आंदोलन होते रहते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। कल महिला दिवस भी था, आपको उसकी बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं, ठीक है। और महिलाओं के सम्मान के लिए आगे बढ़ते रहिए और आवाज को बुलंद करते रहिए। आगे बढ़ते हैं। देखो अब 3 प्रकार के मैंने शब्द बताए कि उपसर्ग के प्रयोग से 3 प्रकार के शब्द बनाए जाते हैं। देखो एक होते हैं संस्कृत के उपसर्ग, और दूसरे, इससे पहले मैंने देखो यहां पर आपको बताया था ना, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग, ठीक है। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, आज की वीडियो में हम संस्कृत के उपसर्ग और हिंदी के उपसर्ग पर चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद उर्दू के उपसर्ग, और इसमें थोड़ा सा टॉपिक और आ जाता है, थोड़े से कुछ अन्य उपसर्ग भी होते हैं और कुछ अंग्रेजी के उपसर्ग भी आते हैं। वो बहुत बड़ी वीडियो नहीं होगी, उसको हम अगली वीडियो में देख लेंगे। आज हम संस्कृत के उपसर्ग और हिंदी के उपसर्ग ही करते हैं। देखते हैं, देखो संस्कृत के उपसर्ग स्टार्ट करते हैं। देखो कौन कौन से होते हैं ये संस्कृत के उपसर्ग और कितने होते हैं ये तो मैंने बता ही दिया है आपको। संस्कृत के 22 उपसर्ग होते हैं। अति, अधि, अनु, अप, अभि, अब, आ, उत, अप, दुर, दुस, दु, नी, निर, निस, परि, परा, प्र, प्रति, वुई और सम, ये 22 उपसर्ग हैं, ठीक है, जो कि इसमें आते हैं। तो ये आपने देख लेने हैं। इनके बारे में ये देखो नोट्स है, इसको हम देखते हैं क्या है ये नोट्स। ये आपको देखो जितने उदाहरण मैं आपको ये नोट्स में प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ये तो आपने अच्छे से पढ़ लेना है, इनमें कोई भी आपका गलत ना हो बस। उसके बाद फिर मैं बताऊंगा आपको और आपने क्या क्या पढ़ना है, मगर पहले आप इतना कंप्लीट करो, जितने उदाहरण मैं बता रहा हूँ इनमें से एक भी आपका गलत ना हो, सारे बिल्कुल सटीक तरीके से आपको याद हो जाए। बस आप एक बार पूरा हिंदी का कोर्स कर लो, उसके बाद मैं आपको टेस्ट सीरीज कराऊंगा ना, तो वहां पर आपको बहुत सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे कि ये कैसे हम इसको याद करें, ये तो बहुत सारे शब्द हो गए, ये सब कंफ्यूजन आपको रहेंगे ही नहीं। बस आप हर वीडियो को देखते हुए चलो और इनके नोट्स बनाते चलो, याद करते चलो, प्रैक्टिस, और आपको याद करवाना ये मेरी जिम्मेदारी, और याद आपको हो जाएगा, ये गारंटी है। देखो क्या है सबके बारे में हम देखते हैं। उपसर्ग अति, अति उपसर्ग क्या होता है, इसका अर्थ होता है, देखो आप समझ भी पा रहे होगे, इसका अर्थ है अधिक या फिर ऊपर, ठीक है ना, अधिक, ऊपर, ये इसका अर्थ होता है। जैसे कि अति धन रिक्त, तो क्या हो जाएगा इसका अर्थ, अतिरिक्त, ठीक है। रिक्त मतलब खाली होना, और अतिरिक्त मतलब कि ज्यादा खाली होना, तो ये हो गया अतिरिक्त। अधिक यानी कि फिर से अधिक का मतलब अपने आप में ज्यादा है, और अति मतलब भी ज्यादा होना ही है, तो ये हो जाएगा अत्यधिक, ठीक है। जैसे आप कह सकते हो जब आप खाना खा रहे हो कि ये तो अत्यधिक मात्रा में हो गया, चावल काफी अत्यधिक मात्रा में हो गया, ये वो वाले सेंस में है। अति धन आचार, अत्याचार, ठीक है। इसी तरीके से अगला उदाहरण है, देखो अगला उपसर्ग है अधि, अधि उपसर्ग। देखो क्या होता है अधि उपसर्ग का अर्थ, देखो अधि उपसर्ग इसका अर्थ हो जाता है श्रेष्ठ, ऊपर, ऊंचा, प्रधान, मुख्य, ये सब इसके अर्थ होते हैं। इनके बारे में देखते हैं। देखो इससे कुछ बनने वाले शब्दों को देख लेते हैं। देखो अधिधनकार क्या होता है, ये अधिधनकार, तो ये बन जाता है सॉरी माफी चाहूंगा। देखो अधिधनकार, अधिकार, अभी बताया था अधिधनकार, ये विशेष अर्थ वालों में भी, नई विशेषता लिए हुए जो शब्द बनते हैं उनमें भी मैंने ये बताया, तो यहाँ पर तो ये समझाने की आवश्यकता है नहीं। अधिधनपति, अधिपति हो जाता है, अधि इसमें उपसर्ग लगा है और पति इसका मूल शब्द है, तो ये अधिपति है, बन जाएगा। अधिधन अक्ष, अधिधन अक्ष, तो ये बन जाता है अध्यक्ष, अधिधन अक्ष अध्यक्ष, ठीक है। इसी तरीके से अगला उपसर्ग है अनु, इसको देखते हैं। देखो अनु, अनु का अर्थ होता है पश्चात, या फिर समानता से भी इसका अर्थ लिया जाता है, स्वयं, पीछे, ये सब इसके अर्थ होते हैं। देखो इनसे बनने वाले कुछ शब्द आपको ध्यान में रहने चाहिए, जैसे कि अनुधन शासन, अनुशासन बनता है। इसी तरीके से अनुरूप बनता है अनुधन रूप से, अनुधनकरण,
अनुकरण बन जाता है। ये आप एक बार जब प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे और पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, फिर आपको ये मुंह ज़बानी याद हो जाएंगे। अनुदन शासन अनुशासन होता है, अनुदन रूप अनुरूप होता है, आपको बिल्कुल समझ में आने लगेगा। फिर ये बस एक बार आप सीधे सीधे ऐसे ही पढ़ते हुए चलो, फिर मैं बताऊंगा कि इन्हें याद कैसे करना है। फिर मैं एक दूसरे तरीके से भी बताऊंगा आपको शॉर्ट में कि आप कैसे इन्हें इजीली याद कर सकते हो, बिल्कुल तरीके से बताए जाएंगे। अभी तो ये व्याकरण के नियमों के साथ पढ़ा रहा हूं मैं आपको, उसके बाद में आपको ये सारे के सारे टॉपिक्स ट्रिक के साथ बताऊंगा कि आप कैसे कम से कम समय में इन सब चीज को याद कर सकते हो। मगर वो चीज मैं अभी से आपको नहीं बताऊंगा ना, अभी आप मुझसे जुड़े हुए रहो, ये सब मैं आपको बताऊंगा बाद में। अगर अभी से मैंने आपको ये बता दिया तो फिर आप ये पूरे हिंदी व्याकरण नहीं पढ़ोगे, आप कहोगे कि नहीं मुझे तो केवल ट्रिक ही चाहिए। मगर मेन तो क्या है ना, आपको ज्ञान तो ये पूरे पूरे नियमों से ही आएगा, वो ट्रिक से आपको ज्ञान नहीं आएगा। उत्तर तो सही हो जाएंगे, नंबर भी आ जाएंगे, सिलेक्शन भी हो जाएगा, ठीक है, मगर आपको थोड़ा बहुत ज्ञान आ जाए उसके बाद मैं आपको ट्रिक भी जरूर बताऊंगा, हर चीज की बताऊंगा, बहुत आसान तरीके से सारे टॉपिक्स कवर कर पाऊंगा। अगला देखते हैं अप। उपसर्ग है अप, इसका भावार्थ होता है लघुता, हीनता, अभाव, ये सब इसके अर्थ होते हैं, यानी कि भावार्थ होते हैं। इनका भावार्थ ये होता है, देखो तो क्या है, कुछ कुछ शब्द बन रहे हैं। देखो अपधनमान, ये हमने आगे भी देखा था, इससे पहले देख लिया है। अपधनमान, अपधन कीर्ति, अपकीर्ति, और अपधन हरण, अपहरण, ठीक है। इनमें से सब शब्दों के अर्थ भी शायद आप समझ पा रहे होंगे। जिसके अर्थ आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कि सर इस शब्द का अर्थ मुझे पता नहीं है, तो इस शब्द का अर्थ बता दो, तो मैं कमेंट बॉक्स में ही उनका जवाब जरूर दे दूंगा। अगला अभी। अभी उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, पास, या फिर अति, अधिकता, ये सब इसके अर्थ होते हैं। जैसे कि क्या बना, अभिधनमान, अभिमान, अभिधन सार, अभिसार, अभिधन प्राय, अभिप्राय, ये सब इसके उदाहरण हैं। इस तरीके से ये बने हैं। अगला उपसर्ग औ। भावार्थ इसका होता है नीच, अनादर, हीनता, अल्पता, ये सब। कैसे बनने, इससे कैसे कैसे शब्द बन सकते हैं, देखो अवधनगत, अवगत, अप अवधनशय, अवशय, अवधनगाह, अवगाह, इस तरीके से इसके शब्द बने हैं। तो मेरे हिसाब से ज्यादा सही ये रहेगा कि आप इन सब नोट्स को टेलीग्राम चैनल से ले लो और वहीं से आप इनको याद कर लो। यहाँ पर समझाने वाला बहुत ज्यादा है नहीं। देखो जैसे कि उपसर्ग आ है तो इससे मिलके शब्द बने हैं आगमन, आजन्म, आदान, ये सारे इसके शब्द बने हुए हैं, इनको आप देख सकते हो। तो इस तरीके से ये हैं। इसी तरीके से देखो शॉर्ट शॉर्ट में बता देता हूँ। परी, आपसे ऐसा नहीं पूछा जाएगा, और कम से कम स्टार्टिंग में, अभी जब शुरुआत में आप हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हो तब तो आप बिल्कुल ऐसा याद मत ही रखो कि ये हिंदी का उपसर्ग है, ये संस्कृत का उपसर्ग है, ये उर्दू का उपसर्ग है। नहीं जी, आपको ऐसा नहीं करना है। आप बस ये समझ लो कि इसमें उपसर्ग क्या है, ये पर्याप्त है, ठीक है। जब एक आपकी तैयारी इस लेवल तक पहुंच जाएगी कि हाँ आप कहोगे कि हाँ ये सब तो मुझे आसानी से पता है, तब आप देख लेना कि हाँ ये उपसर्ग संस्कृत का है, इसमें ये संस्कृत का उपसर्ग लगा है, इसमें उर्दू का उपसर्ग है। ये अभी आपसे जो पेपर में पूछा जाएगा ना, सिर्फ ये पूछा जाएगा कि इस शब्द में कौन सा उपसर्ग है ये बताओ, इस शब्द में कौन सा प्रत्यय है, जो अगला टॉपिक आपका आना है कि इस शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है ये बताओ। तो इस तरीके से प्रश्न आते हैं, ठीक है। या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग विधि से नहीं बना है, या फिर पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग विधि से बना है। जब इसकी टेस्ट सीरीज करवाऊंगा ना मैं उपसर्ग की, तो आपको मजा आएगा फिर कि कैसे कैसे ये उपसर्ग के प्रश्न होंगे। देखो उपसर्ग है उत, तो इसका अर्थ हो जाता है ऊपर, ऊंचा, श्रेष्ठ, उत्तम, इसी से शब्द बन जाएंगे। देखो उत्साह, इसी तरीके से उत्धनकर्ष, उत्कर्ष, उत्धनपन्न, उत्पन्न। इन शब्दों को लिखना भी सीखो। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें वर्तनी में दिक्कत आती है, जिन्हें हिंदी साफ से लिखनी भी नहीं आती है। देखो अगर हिंदी लिखनी आपको साफ तरीके से नहीं आएगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। चाहे आपको एमसीक्यू वाला पेपर ही देना है ना, वहां पर भी मुश्किल हो जाएगी आपको, क्योंकि आप सही उत्तर वहां छांट ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको हिंदी आएगी नहीं अच्छे से, तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो ना, कोशिश करो कि आप सारे शब्दों को सही सही लिखो, बिल्कुल सही और सटीक लिखे जाएं आपके सारे शब्द, यही आपने कोशिश करनी है। देखो उपसर्ग उप, उपसर्ग का अर्थ होता है निकटता, गुण, सहायक, हीनता, ये सारे इसके अर्थ होते हैं। तो क्या है इसके उदाहरण क्या है, उपभेद, उपमंत्री, उपकार,
ये सब इसके उदाहरण हैं, इन्हें देख लेना है। इसी तरीके से दुर एक उपसर्ग है, दुर से इसका अर्थ होता है कठिन, और बुरा भी इसका अर्थ होता है, हीन होता है, ये सब इसके अर्थ होते हैं। तो दुर्धन आचार यानी कि बुरा आचार, बुरा व्यवहार, तो ये बना दुर उपसर्ग से। इसी तरीके से दुर्धन गम, ये बन गया दुर्गम। दुर्धन गुण, दुर्गुण, ये जो र है ये यहाँ इसके ग के ऊपर चढ़ जा रहा है, तभी ये यहाँ ऊपर आधा लिखा जा रहा है, ये दुर्गुण, दुर्गम, इन सब में, ठीक है। उपसर्ग दुस, तो दुस में देखो, दुस का अर्थ होता है बुरा, कठिन, हीन, इस तरीके से इसके अर्थ होते हैं। तो इसको समझते हैं, देखो दुस धन कर्म, ये हो जाएगा दुष्कर्म। दुस धन काल, दुष्काल, यानी कि बुरा काल। दुष्काल मतलब होता है बुरा काल। मैंने अर्थ बताया ना यहाँ पर कि इनका अर्थ क्या होता है, दुष्का बुरा, कठिन, हीन, ठीक है। तो दुष्काल मतलब कि बुरा काल। इसी तरीके से दुष्कर्म यानी कि बुरा कर्म। अगला देखते हैं, देखो दू, दू मतलब भी होता है बुरा, दू मतलब होता है कठिन, इस तरीके से। या दू मतलब होता है दुष्ट भी होता है, ठीक है ना, बुरा से ही इसका आशय है। देखो दूधन साहस, दुस्साहस, दूधन स्वप्न, दुस्वप्न, इस तरीके से ये शब्द बन रहे हैं। इसी तरीके से अगला उपसर्ग है नी, नी उपसर्ग, इसका अर्थ होता है भीतर, नीचे। तो निधन रोग, निरोग बन जाता है। निधन दान, निदान बन जाता है। देखो यहाँ पर जो निधन रोग, निरोग ही बनता है। तो यहाँ पर आप, हाँ चलो ये अभी के लिए आपके लिए पर्याप्त है। निधन रोग वो आगे बताऊंगा जब अगला टॉपिक आएगा। मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था, मगर अभी हम उसे छोड़ देते हैं। निधन रोग, निरोग, निधन दान, निदान, यहाँ तक बता दिया मैंने आपको। इसके बाद देखो उपसर्ग है निर, निर उपसर्ग का अर्थ होता है किसी को मना करना, निषेध करना, रहित। रहित मतलब भी वही है कि किसी को किसी चीज से रहित यानी कि उससे मुक्त कर देना। मुक्त इस सेंस में नहीं कि उसको आजादी हो जा रही है, मुक्त ये है कि उसको मना किया जा रहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, इस चीज से रहित है, ठीक है। रहित और सहित दो शब्द आते हैं। देखो निर्धन भय, निर्भय यानी कि भय के बिना। निर्धन मल, निर्मल यानी कि निर्मल जल, गंगा का निर्मल जल हम कहते हैं, ठीक है। मगर गंगा का निर्मल जल तो हम लोगों ने छोड़ा कहाँ, वो तो इतना दूषित कर दिया कि हमारे गांव का जो, गांव की छोटी छोटी नदियां होती हैं वो भी उनसे साफ जल, उनमें भी साफ जल मिल जाता है, मगर गंगा में नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हमने दूषित ज्यादा कर दिए हैं। गंगा हो गई, नर्मदा हो गई, मतलब यमुना होगी, सारी की सारी बड़ी बड़ी नदियां, हरिद्वार तक तो आप जाओ तो आपको ठीक ठाक मिल जाएगी। उससे आगे को चले जाओ आप इन्हीं नदियों में, तो फिर आपको पता लगेगा कि क्या क्या स्थिति है। चलो हम टॉपिक से भटकते नहीं है, इसी पे वापस आते हैं। उपसर्ग निस, तो इसमें देखो इसका अर्थ होता है रहित या फिर पूरा। तो ये हो जाएगा निस्तेज, निसंकोच, निसंदेह। इन्हें देख लेना है, याद करने की कोशिश करनी है, जब मैं टेस्ट लूंगा तो उसमें आपके अच्छे मार्क्स आने चाहिए। देखो उपसर्ग अगला है परा, इसका अर्थ होता है उल्टा, अनादर, ये सब, ठीक है। तो पराजय, पराधीन, ये सब इसके उदाहरण हैं। इसी तरीके से उपसर्ग है प्र, जिससे बनेंगे प्रचार, प्रख्यात। उपसर्ग प्रति, तो क्या बन जाएगा प्रतिक्षण, प्रतिध्वनि, प्रतिदिन, इस तरीके से बहुत सारे शब्द इससे बन सकते हैं, आपने देख लेना है। प्रतिक्षण, प्रतिदिन, ये सब बन जाएंगे, ठीक है। प्रतिजन। उपसर्ग वी, वी मतलब होता है हीनता या फिर असमानता, ये सब इसके अर्थ होते हैं। जैसे कि विनाश और विदेश, ठीक है। विदेश यानी कि कोई अलग देश, वो। सम, तो सम मतलब होता है पूर्णता, संयोग या फिर अच्छा, ये सब इसके अर्थ होते हैं। समधन गम, संगम, समधन मुख, सम्मुख। इसी तरीके से देखो सु, सु से बन जाएंगे, सु का अर्थ होता है अच्छा, स्वच्छ, ये सब इसके अर्थ होते हैं। तो ये सब ये सुधन कर्म, सुकर्म, सुधन गति, सुगति, सुगंध, सुधन गंध, सुगंध, ये सब इसके उदाहरण हो जाते हैं। ये सब आपको देख लेने हैं, ठीक है। हिंदी के उपसर्ग भी हैं, हिंदी के उपसर्ग भी इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उर्दू के उपसर्ग और अंग्रेजी के कुछ उपसर्ग, ठीक है। हिंदी के उपसर्गों की चर्चा करते हैं, क्या है हिंदी के उपसर्ग, इनके बारे में चर्चा करते हैं। कितने होते हैं हिंदी के उपसर्ग, होते हैं 13। कौन कौन से होते हैं, अ, अन, अन दो हैं देखो ये, मगर इनकी गिनती एक में ही की जाएगी, क्योंकि कहीं ये लिखा हुआ मिल जाएगा आपको किसी किताब में, किसी किताब में आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा, इसलिए यहाँ पर मैंने आपको दोनों ही लिख के दिए हुए हैं। ये दोनों ही प्रयोग भी हो जाते हैं। अध, अध, उन, औ, कु, ये सारे हैं 13 उपसर्ग हैं जो कि आपने देख लेने हैं। इनके बारे में हम चर्चा करते हैं थोड़ी बहुत। देखो अभाव,
तो अभाव में मतलब कि अ उपसर्ग है, इसमें इसका अर्थ होता है अभाव, या फिर इसका अर्थ हो जाएगा निषेध, जैसे कि अछूत, अज्ञान, अज्ञेय, ये सब। अगला उपसर्ग है अन, तो इसका अर्थ हो जाएगा अभाव, निषेध, अनमोल, अनपढ़, अंधिकार, ये सब। ठीक है। उपसर्ग अध और उपसर्ग उन, औ, एक काम करते हैं, इन सबको आप देख ही लेना, क्योंकि इसमें मैंने देखो भावार्थ भी लिखा ही हुआ है, परेशानी की कोई बात ही नहीं है, बिल्कुल आसान कर दिया है मैंने आपके लिए, अर्थ सामने दिया है, उदाहरण सामने दिए हैं, बस इतना सा है, इतना सा आप प्रैक्टिस करो। इस अगली वीडियो के लिए नहीं छोड़ते हैं, फिर हम उर्दू और अंग्रेजी के जो उपसर्ग मैं कह रहा था उसको अगली वीडियो के लिए हम नहीं छोड़ते हैं। इस पूरे के पूरे टॉपिक के नोट्स को मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो वहां से आप ज्वाइन कर लेना, और यहाँ ये जो पूरी की पूरी पीडीएफ है इसको आप पढ़ लेना अच्छे से, और इनको चाहो तो नोट्स बना सकते हो खुद से, अगर लिखोगे तो आपको ज्यादा ये याद हो जाएंगे। ये देख लो, यहाँ पर ये पूरे पूरे के पूरे हिंदी के उपसर्ग मैंने दिए हुए हैं, देखो ये 11 तक हैं, ये आगे देखो ये। इसके बाद है उर्दू के उपसर्ग, उर्दू के 19 उपसर्ग होते हैं, ये सब हैं उर्दू के उपसर्ग, मगर इतने सबसे प्रश्न नहीं आते हैं, बात बात के आप छोड़ सकते हो, एक बार इन्हें पढ़ जरूर लेना कि आपको आइडिया हो जाए, और 12-13 तक तो आप इन्हें देख ही लेना। ठीक है। देखो उपसर्ग कम है, ये सब, ये सब उर्दू के उपसर्ग हैं, यहाँ से भी प्रश्न आने के चांसेस बने ही रहते हैं काफी ज्यादा। देखो ये, तो यहाँ तक भी आप अगर देख लेते हो 12-13 तक, तो इसके बाद के आपको ज्यादा ये जरूरत होती नहीं है, और इन्हें आप आसानी से कर भी सकते हो, जैसे कि ये देखो, हम सफर, हम उम्र, हम वतन, ये सब। ठीक है। अलबत्ता, अलगरज, ये सब शब्द बने हैं, ये उर्दू के शब्द हैं, जैसे कि एन वक्त, हम बहुत प्रयोग करते हैं एन वक्त, एन मौका। ठीक है। ये सब अब ये थोड़े से कठिन हो जाएंगे आपके लिए, और ये पूछे जाने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, जैसे कि फी आदमी, जो आपको सरल सरल लगे ना, जैसे कि बिल्कुल, तो ये आपके लिए, क्योंकि आप इसको देखो, ऐसे ही शब्द पेपर में पूछे जाते हैं कि जो आप आसानी से अपनी जिंदगी में प्रयोग करते हो, वो शब्द पूछे जाते हैं। ठीक है। जैसे कि बिल्कुल, तो इसमें पूछ लिया जाएगा क्या है उपसर्ग, तो आपको बताना होगा। ठीक है। जैसे अगला है बिला, तो बिला का अर्थ होता है बिना, तो ये हो जाएगा देखो बिला कसूर। तो इस तरीके से इसके शब्द बन जाते हैं। अंग्रेजी के भी कुछ उपसर्ग होते हैं जिन्हें हम सामान्य रूप से प्रयोग कर देते हैं, जैसे कि सब इंस्पेक्टर और सब डिवीजन मजिस्ट्रेट, इस तरीके से सब डिप्टी रजिस्ट्रार, डिप्टी मिनिस्टर, ये सब देखो डिप्टी का क्या है अर्थ, सहायक। ठीक है। इसी तरीके से सब मतलब अधीन, नीचे, ये सब इसका अर्थ होता है। और जनरल, जनरल मतलब कि प्रधान, यानी कि या मुख्य कह सकते हैं, तो क्या है, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी, ये सब इसके उदाहरण हैं कुछ कुछ, इन्हें आपने देख लेना है। इसके बाद है वाइस, वाइस मतलब कि सहायक, जैसे कि वाइस मॉनिटर बनते थे आप, या फिर कुछ, ये सारी चीजें हैं। तो वाइस राय, वाइस चांसलर, ये सब इसके हो जाएंगे। देखो ये बहुत अच्छा उदाहरण है इसमें, वाइस चांसलर, वाइस मॉनिटर ले लो आप, आपके लिए तो बहुत ही अच्छा उदाहरण है ये, वाइस मॉनिटर आपको समझने के लिए तो बहुत अच्छा है। देखो चीफ, इसके बाद चीफ में हो जाएगा, चीफ का अर्थ हो जाता है प्रमुख। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, चीफ मतलब कि प्रमुख, मुख्य, वही है। ठीक है। हेड, हेड मतलब भी हो जाता है मुख्य, तो क्या है, हेडमास्टर, हेड क्लर्क, ये सब अंग्रेजी के कुछ उपसर्गों के उदाहरण हैं जो कि यहाँ पर दिए हुए हैं, आपने ध्यान से देखने हैं, नोट्स को पढ़ लेना है और याद करने की कोशिश करनी है। देखो कुछ अन्य उपसर्ग और उनका प्रयोग, देखो ये कुछ और अन्य उपसर्ग हैं, ये हिंदी के नहीं है, उर्दू के नहीं है, संस्कृत के नहीं है, अंग्रेजी के नहीं है, तो फिर ये कहाँ के उपसर्ग हैं। देखो हिंदी संस्कृत से बनी है, मगर संस्कृत से बनने के रास्ते में ये बहुत सारी भाषाओं से होकर आई है, बीच बीच में बहुत सारी भाषाएं हुई हैं, पाली, प्राकृत, अवहट, इस तरीके से बहुत सारी भाषाओं से चलते चलते हम हिंदी तक पहुंच पाए। तो हिंदी तक पहुंचने में ये बहुत सारी भाषाएं से के उपसर्ग यहाँ पर हैं, जिनकी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। देखो क्या है, अंतः, अंतः शब्द है, अंतः शब्द का अर्थ होता है, देखो अंतः एक उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है भीतर या फिर बीच में, तो क्या हो जाएगा, इसके निर्मित शब्द अंतःकरण, अंतःकरण यानी कि अपने भीतर की आवाज, हम कहते हैं कि हमारे अंतःकरण से ये आवाज आ रही है, तो मन से जो आवाज आती है वो होता है अंतःकरण। अधः, नीचे, तले, ये होता है इसका अर्थ, यानी कि अधः पतन, जब अधः पतन हो जाए, किसी का अधोगति हो जाए, अधोगामी, तो यही सब है। ठीक है। आत्म यानी कि अपना, आत्म मतलब हो जाता है
अपना, तो आत्मकथा, आत्मसम्मान, आत्महत्या, ये सब इसके उदाहरण हैं। ये जितने भी मैं बता रहा हूँ उपसर्ग, ये हिंदी के उपसर्ग नहीं है, मगर ये प्रयोग कर लिए जाते हैं, इसलिए आपको ये पढ़ने पड़ेंगे। देखो, चिर, चिर यानी कि लंबे समय तक, चिर मतलब हो जाता है लंबे समय तक, तो क्या हो जाएगा चिरकाल। चिरकाल का मतलब भी वही है, लंबे काल से, काफी समय से, वही है इसका अर्थ। ठीक है। निह, निह मतलब हो जाता है निषेध, निशब्द, निशेष, ये सब इसके उदाहरण हैं। सत मतलब होता है अच्छा, तो सत धन जन, सज्जन बन जाता है। सत धन कर्म, सत्कर्म बन जाता है। ये आपको व्यंजन संधि में भी मैंने आपको बताया था, देखो सज्जन उदाहरण बताया था, और शायद से मैंने सत्कर्म भी बताया होगा, मगर ये भी उसी नियम से बन रहा है, तो आप इसको भी आसानी से समझ सकते हो। मतलब उसी नियम से नहीं, मगर व्यंजन संधि ही इसमें लग रही है। सत धन कर्म, सत्कर्म, जब त का मेल क से होता है तो कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ऐसा मैंने आपको बताया था। मगर उस दिन मैंने ये भी बताया था कि जब ऐसी वाली परिस्थिति होती है तो मेरे हिसाब से ये संधि में गिना ही नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है। आप समझ पा रहे होगे अगर आपने संधि वाली मेरी वीडियो देखी होगी तो, और नहीं देखी है तो जाके उसे देखो। देखो, सम, सम मतलब होता है बराबर, सर, साथ में, ये सब। ठीक है, तो समकक्ष, समकालीन, ये सब इसके अर्थ हो जाते हैं। इसी तरीके से देखो, एक सम है हलंत के साथ, इसका अर्थ होता है सामने, समक्ष, समग्र, ये सब इसके उदाहरण बन जाते हैं। ये देखो सारे मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, इतने आपके लिए पर्याप्त हैं, ये आपने पढ़ लेने हैं। यहाँ पर आपका उपसर्ग का टॉपिक फिनिश होता है, मगर फिनिश ये तब होगा जब आप इन्हें अच्छे से याद करोगे, पूरे के पूरे नोट्स को समझ के। देखो, रटने वाली चीज कुछ नहीं है यहाँ, यहाँ अपनी चीजों को समझना है। जो शब्द का अर्थ अगर समझ जाओगे आप, ये कैसे, इसका इस उपसर्ग का क्या अर्थ है, और इस उपसर्ग के बाद देखो, आज तक आपने कैसे पढ़ा था कि आपने उपसर्ग देखा, आपने ये शब्द देखा और पढ़ लिया कि हाँ इसमें ये उपसर्ग लगा है, मगर ऐसे नहीं करना ना। आपने क्या करना है, उस उपसर्ग का अर्थ भी याद करना है कि हाँ अच्छा इसका उपसर्ग ये होता है, ये समझना है। उसके बाद देखना है कि ये शब्द बना, अच्छा तो इसका अर्थ जो है, जो ये नया शब्द बन रहा है, इसका अर्थ भी आसपास ही होगा। इस तरीके से पढ़ा जाता है हिंदी को। हिंदी कोई बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बस इसे इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा और पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, आज के लिए काफी है इतना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो इन्हें शेयर कीजिए अधिक से अधिक, और जो क्वेश्चंस आपको आपको जो भी कंफ्यूजन हो तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।